नमस्कार, डीडी राजस्थान के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास सोनी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2024 का अंतरिम बजट पेश किया है। हालांकि ये पूर्ण बजट नहीं है, फिर भी पूरे देश की निगाहें इस अंतरिम बजट पर टिकी हुई थी। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी सपना है कि वर्ष 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आए, तो उसको देखते हुए जो ये अंतरिम बजट है वो विकसित भारत के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। इस बजट में क्या कुछ खास रहा, क्या कुछ विशेष रहा, इसी अंतरिम बजट पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ विभिन्न क्षेत्रों के जानकार मेहमान मौजूद हैं। आइए आपका उनसे मैं परिचय करवा देता हूं। आप हैं डॉक्टर अरुण अग्रवाल जी, आप कार्यकारी अध्यक्ष हैं 40 राजस्थान के। आप हैं शैलेंद्र अग्रवाल जी, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और अध्यक्ष हैं कर सलाहकार संघ जयपुर के। और हमारे साथ हैं रोहित सोनी जी हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आप तीनों का इस प्रोग्राम में बहुत बहुत पहले तो स्वागत है। चलिए चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले रोहित जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, इतने लंबे समय से आप पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, आपने इतने सारे बजट को काफी नजदीकी तौर पर देखा है, उसका एनालिसिस किया है, तो ये जो अंतरिम बजट है उसको आप किस तरह से देखते हैं? जी देखिए विकास जी, मैंने देखा है लोकतंत्र में, काफ़ी सालों से मैं पत्रकारिता में भी हूँ, और मैंने देखा है लोकतंत्र में जब चुनाव आते हैं तो ज़्यादातर राजनीतिक पार्टियाँ लोक लुभावनी घोषणाएं करती हैं अंतरिम बजट में। लेकिन इस बार मोदी जी ने, क्योंकि जैसी तरह से मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल देखने को मिला है, वो हर बार कुछ चौंकाने वाला काम करते हैं। इस बार उन्होंने जो है बजट में कोई लोक लुभावनी घोषणाएं न करके उनका मेन फोकस भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और राजकोषीय घाटे को कम करने का रहा है, और उसी के अनुरूप बजट आया है। हालांकि उन्होंने इसमें 4 जो मुख्य स्तंभ बताए हैं जिनको देश का, जिसमें गरीब, युवा, किसान और महिला, इन 4 लोगों पे फोकस करके और उनको राहत देने के भी प्रयास किया है। लेकिन मुख्यतः फोकस जो है वो भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और राजकोषीय घाटे को कम करना रहा। कुल मिलाकर आपका कहना है कि लोक लुभावना बजट नहीं है, बिल्कुल संतुलित बजट बिल्कुल है। जी शैलेंद्र अग्रवाल जी, आपको क्या लगता है बजट को लेकर, आप किस तरीके से इस अंतरिम बजट को देखते हैं? विकास जी, जो अंतरिम बजट है वो इलेक्शन या किसी ऐसी परिस्थितियों में लाया जाता है जब, और ये बजट सिर्फ फाइनेंशियल ईयर में 4 महीनों के लिए ही एक्टिव रहेगा। इस बजट में बहुत ज़्यादा हमें उम्मीदें थी भी नहीं, क्योंकि अंतरिम बजट है। लेकिन इस बजट को पूर्ण रूप से विकसित भारत 2047 के विकसित भारत को टारगेट करते हुए ये बजट बनाया गया है। और इस बजट में मैं अगर टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो कुछ एक राहतें दी गई हैं जिनके बारे में विशेष रूप से मैं चर्चा करूंगा आपके साथ। और अगर हम इसमें देखें तो 4 स्तंभ, जैसा कि रोहित जी ने बताया, युवा, गरीब, एग्रीकल्चर और नारी शक्ति, इन 4 स्तंभों पर विशेष रूप से जोर दिया गया है। ये कुल बजट 47,66,66,000 करोड़ का एक बजट प्रस्तावित किया है मोदी सरकार ने, और इसमें फिजिकल डेफिसिट को कम करने का प्रयास किया है। जो वित्तीय घाटा पिछले साल 5.8% जीडीपी का था, वो इस बार के बजट में 5.1% जीडीपी का करने की कोशिश। इसके बारे में विस्तार से आपसे बात करेंगे। कुल मिलाकर 2047 को मद्देनजर रखते हुए बजट की रूपरेखा तैयार की गई है। हमारे साथ डॉक्टर अरुण अग्रवाल जी भी हैं, आप 40 के राजस्थान के अध्यक्ष भी हैं, आप बिजनेसमैन भी हैं। आपसे जानते हैं सर, आप इस पूरे बजट को किस तरह से देखते हैं? देखिए विकास जी, अभी जो कल माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया, उसको मैं बजट नहीं बोल के लेखानुदान पारित कराया गया जी। क्योंकि सब जानते हैं कि अप्रैल मई में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव होने जा रहा है। ऐसे में लेखानुदान पारित कराना जरूरी है। तो ये बजट में उन्होंने 2047 का विजनरी डॉक्यूमेंट एक तरह से पेश किया जी, कि 2047 में भारत किस दिशा में जाएगा, भारत विकसित देश में जाएगा, भारत ऋण मुक्त देश में जाएगा। इस तरह के विजन डॉक्यूमेंट को इसमें दर्शाया गया। काफ़ी कुछ प्रावधान भी किए गए इसमें, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए। लेकिन इसमें उद्यमियों, विशेषकर मैं ये बोलना चाहूँगा, 2019 में माननीय पीयूष गोयल जी ने अंतरिम बजट पेश किया था। उसके बाद ये माननीय निर्मला सीतारमण ने 2024 में 5 साल बाद अंतरिम बजट पेश किया। लेकिन पीयूष गोयल जी उस समय इनकम टैक्स में टैक्स लिमिट को बढ़ाकर 2.5 लाख से
5 लाख की है। हम व्यापारी उद्यमियों और आम जन को ये उम्मीद थी कि इस बजट में भी ये 5 लाख से बढ़ाकर अंतरिम बजट आ रहा है और सामने चुनाव को देखते हुए 5 लाख से 10 लाख एग्जेम्पशन लिमिट इनकम टैक्स की होगी, लेकिन ऐसा कुछ प्रावधान इस बजट में न तो कोई टैक्स बढ़ाया गया न कोई टैक्स घटाया गया, न घटाया गया, वो भी है, न घटाया गया न बढ़ाया गया। जी, एक तरीके से संतुलित है। शैलेंद्र जी, अगर टैक्स को लेकर ही बात चल रही है, टैक्स की ही बात करी जाए, तो टैक्स में बदलाव की कयास उम्मीदें लगाई जा रही थी कि टैक्स की जो स्लैब है उसमें कुछ बदलाव होगा, तो आपको क्या लगता है सब कुछ सही है? जी सर, टैक्स में कुछ बदलाव किए गए हैं। जो माइक्रो इंटरप्राइजेज हैं उनको थोड़ी राहत दी गई है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए। जो 2 करोड़ की सीमा थी पहले प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में, इनकम टैक्स की जो रिटर्न भरते हैं हम, तो 2 करोड़ की सीमा थी, उस सीमा को 3 करोड़ के टर्नओवर तक जो भी व्यापारी हैं वो प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में अपनी रिटर्न भर पाएंगे। ये इस इंटरिम बजट में ये परिवर्तन किया गया है। और यही प्रोफेशनल्स के लिए जो प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम थी उसमें 50 लाख की सीमा पिछले वर्ष तक थी, उसे बढ़ाकर 75 लाख कर दिया गया है। तो ये एक सराहनीय कदम है। ये एक देश में एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को करने के तरफ एक बढ़ता हुआ कदम है, जिससे जो कि बहुत ही सराहनीय कदम है। जी शैलेंद्र जी, एक बात और कहना चाहूँगा। वित्त मंत्री जी ने कहा है कि इस बार जो हमें टैक्स मिले हैं वो पिछले 10 सालों की तुलना में दुगुने तिगुने वसूली हुई है टैक्स की। जी, पिछले 10 सालों में जो टैक्स का कलेक्शन है वो करीब 3 गुना हुआ है। और अगर हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइलर्स की बात करें तो वो करीब 2.5 गुना, करीब 2.4 टाइम्स इनकम टैक्स रिटर्न फाइलर्स की वृद्धि हुई है। तो ये मैं कहूँगा कि ये विकसित भारत के तरफ हम बढ़ चुके हैं। और जो मोदी जी का जो सपना है कि हर परिवार को घर, हर घर इलेक्ट्रिसिटी, हर घर स्वच्छ जल, और हमारे यातायात के साधन, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, तो उन सभी सेक्टर्स में जो इस फंड्स का एलोकेशन किया गया है बहुत ही खूबसूरती से किया गया है। और इस वर्ष के बजट में अगर आप देखेंगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ज़्यादा जोर दिया गया है। मूलभूत आधारभूत ढांचे को सशक्त और मजबूत बनाने पे जोर दिया गया है। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार कैपिटल एक्सपेंडिचर को ज़्यादा तरजीह दी गई है। जी, कुल मिलाकर सारे क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास को देखते हुए बजट तैयार किया गया है। रोहित जी, मध्यम वर्ग जो है वो देश की रीढ़ की हड्डी है। आपको क्या लगता है कि मध्यम वर्ग के लिए जो कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं, विशेष घोषणाएं की गई है, आप उसको किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब देखिए, यहाँ मध्यम वर्ग के लिए खासकर अपन देखें तो एक जिन लोगों के पास मकान नहीं है, बड़े शहरों में रह रहे हैं, उनके लिए सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए 2 करोड़ से ज़्यादा मकान बनाने का टारगेट रखा है। और इसी तरह से जो कच्ची बस्तियों में रहते हैं उनके लिए भी रखा है टारगेट। मध्यम वर्ग के लिए सबसे बड़ी राहत जो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना है, जिसमें कि सभी घरों में उनका सोलर एनर्जी के जरिए विद्युत सप्लाई का एक प्लान है। उसमें भारत की एक तो ऊर्जा में भारत एक सक्षम देश बनेगा, दूसरा ही मध्यम वर्ग को भी सालाना तकरीबन 20,000 रुपये बिजली इलेक्ट्रिसिटी का फ़ायदा होगा। उसमें तकरीबन 300 यूनिट बिजली हर माह मध्यम वर्ग को फ्री दी जाएगी। मतलब एक साथ में 2 काम किए जा रहे हैं। एक तरफ सोलर एनर्जी को भी प्रमोट करें, दूसरी तरफ से मध्यम वर्ग की बैकबोन को भी मजबूत करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अरुण जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आप बिजनेसमैन भी हैं, सबसे बड़ी समस्या रहती है आईटीआर को भरने को लेकर। तो वित्त मंत्री जी का कहना है कि जो आईटीआर में पहले 70-80 दिन से भी ज्यादा लगते थे, अब वो दिन घटकर मुश्किल से 10 से 15 दिन रह गए। तो इससे एक बिजनेसमैन होने के नाते आपको कितनी कुछ सहूलियत महसूस होती है? देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इनका ध्येय शुरू से रहा है हमारे केंद्र सरकार का। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सारी चीज़ें कवर हो जाती है, चाहे फाइलिंग ऑफ रिटर्न हो। आप इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2.5 गुना टैक्स रिटर्न की फाइलें बढ़ चुके हैं। और टीडीएस का जो रिफंड का प्रावधान 90-93 दिन का था, उसको घटा के अब इस बजट में 10 दिन का कर दिया गया। तो ये निश्चित रूप से सराहनीय कदम है। दूसरी तरफ आपने देखे, ये बजट इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल एक्सपेंडिचर की जैसे बात हो रही थी, कैपिटल एक्सपेंडिचर ही माने इंफ्रास्ट्रक्चर माने रोजगार मुखी। आज डिफेंस में सबसे ज्यादा बजट एलोकेशन 6.2 लाख करोड़ का हुआ है, 3.4%। हाँ, तो इसका मतलब यह है कि हम जो डिफेंस इक्विपमेंट बाहर से इंपोर्ट करते थे, आज हम यहाँ मैन्युफैक्चरिंग भी करेंगे और हम बाहर एक्सपोर्ट भी करेंगे। एक्सपोर्ट करेंगे तो निश्चित रूप से हमको रोजगार भी मिलेगा,
हमको हमारे युवाओं को, जैसे स्किल डेवलपमेंट की बात करें, वहाँ 1.4 लाख करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, ट्रेंड किया जाएगा स्किल्ड में, और 11% 1 करोड़ को नया रोजगार सृजित करने का इस बजट में प्रावधान है। इस तरह ही हम देखेंगे कि मुद्रा लोन में वो महिलाओं को हो या युवाओं को 30 करोड़ वो लिए हैं। आवास की व्यवस्था है, आज जैसा बता रहे थे अभी रोहित जी, ऑलरेडी 3 करोड़ का हमारा टारगेट पूरे देश में हो चुका है, और अगले 5 साल में 2 करोड़ आवासों के जो गरीब कोई भी बिना घर के, बिना छत के नहीं सोए, बिना बिजली के और बिना पानी के, तो जल मिशन, बिजली मिशन और आवास मिशन, ये तीनों विजनरी डॉक्यूमेंट है। ये 2047 तक ऋण मुक्त भारत की ओर कदम है। भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, तो 3 ट्रिलियन इकोनॉमी ऑलरेडी आ चुके हैं। भारत की जीडीपी जहां 7% के आसपास रही है। जीएसटी कलेक्शन की मैं बात कर रहा हूं, 1.72 लाख करोड़ रुपया जनवरी में हुआ। एवरेज अपने पूरे साल का 2024 का देखें तो 1.66 लाख करोड़ रुपया हर महीने जीएसटी कलेक्शन हो रहा है। ये निश्चित रूप से विकासोन्मुखी, रोजगारमुखी और देश को आगे बढ़ा के प्रगति की ओर ले जाने वाला निश्चित रूप से देश को आगे बढ़ाने वाला बजट है। शैलेंद्र जी, एक समय था जब हमारे देश में टैक्स पेयर्स की संख्या काफी कम होती थी, लेकिन पिछले 10 सालों में टैक्स पेयर्स की संख्या में भी इजाफा हुआ है। विकास जी, ये आप देखेंगे पिछले 10 सालों में जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुए हैं, जो एडटेक का यूज होने लगा है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी के लिए एजुकेशन बढ़ी है, इंटरनेट सुविधाएं बढ़ी हैं देश में, हर कोने कोने में आप इंटरनेट सुविधा देखेंगे, तो ये उसी का परिणाम है कि जो टैक्स हर व्यक्ति उस धारा में जुड़ता जा रहा है, मेन स्ट्रीम में आने का प्रयास कर रहा है, और देश का हर नागरिक कहीं ना कहीं डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ चुका है। आप देखेंगे कि देश में करीब 100 करोड़ से भी ज़्यादा उपभोक्ता मोबाइल यूज़र हैं। हर उपभोक्ता डिजिटल पेमेंट के लिए सक्षम है। तो यही कारण है कि हर व्यक्ति डिजिटली जब पैसा रिसीव कर रहा है, और तो उसकी ये अकाउंटेबिलिटी है, उसकी ये जिम्मेदारी, मौलिक दायित्व बन जाता है कि वो अपनी इनकम को, रिटर्न को दिखाए, और कुछ छुपा हुआ नहीं है, सब कुछ सामने। सर, आप पिछले 10 सालों में जो डेवलपमेंट आप देख पा रहे हैं कि एवरीथिंग इज ट्रू एंड फेयर वाला जो सीन है वो क्रिएट हो चुका है कि सरकार से या किसी भी व्यक्ति का कोई भी लेखा जोखा छुपा हुआ नहीं है। और तो इसमें व्यक्ति का एक हमारे मौलिक दायित्व भी बनता है कि हम जो भी अर्न कर रहे हैं, जो भी कमा रहे हैं, उसको हम प्रॉपर अपनी विवरणी में, रिटर्न्स में शो करें। और ये देखने में आया है, पिछले कई सालों से हम प्रैक्टिस में हैं। तो अब लोग आगे बढ़कर टैक्स देने के लिए उत्सुक हैं, कैपिटल क्रिएशन के लिए वो चाहते हैं कि हमारी कैपिटल बिल्ट हो, हम एक देश को और टैक्स देने के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं, आगे आ रहे हैं। और जितनी भी पेचीदगियां थी इस टैक्स के प्रोसेस में, वो सारी कुछ हटा दी गई और एक सरल माध्यम बना दिया गया है। बहुत ही ईज ऑफ डूइंग, रिटर्न का माध्यम भी बहुत सरल बना दिया गया है। रिटर्न में भी जो अभी मोदी सरकार ने पिछले वर्ष जो स्टेप लिए, उसमें आपका 26AS जो एक रिटर्न फॉर्म होता था, उसकी जगह अब AIS और TIS को फॉर्म को डेवलप किया गया है, जिसमें आपके शेयर ट्रांजैक्शन, आपके FD इंटरेस्ट, सेविंग इंटरेस्ट, सभी डेटा आपको ऑटोमेटिक ITR में फैच होकर रिटर्न में ऑटो फिल हो जाते हैं। तो ये एक बहुत सराहनीय कदम है। इसी के साथ भी बचता है पूरे प्रोसेस में, जो पेचीदगियां उससे भी बहुत निजात मिली है। बिल्कुल बिल्कुल। रोहित जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। गरीब कल्याण से ही देश का कल्याण हो सकता है, ऐसा कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी प्रतिक्रिया में कहा है। वित्त मंत्री जी का भी यही कहना है कि गरीबों को फोकस करके हमने इस बजट को तैयार किया है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जैसा मैं आपको पहले बताया कि एक तो गरीबों के लिए जिस तरह से अफोर्डेबल स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नई योजना शुरू की है, जो कच्ची बस्ती में रहते हैं या जिनके पास पक्के मकान नहीं है, वो एक सुव्यवस्थित विकास भी हो सकेगा देश का, उनको घर भी मिल सकेगा। इसी तरह से आपने देखा होगा मोदी जी ने एक घोषणा और भी इस बजट में मिला है आपको, परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने की। बिल्कुल। और इसके अलावा एक आपने देखा होगा लघु उद्योग जो घरों में चलते हैं छोटे छोटे, उनके माध्यम से लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश इस बजट में हुई है। पिछली बार जहां करीब 500 करोड़ का ही बजट था इसके लिए, इस बार तकरीबन 2000 करोड़ का बजट मोदी जी ने इसमें रखा है। महिलाओं को भी अगर देखें हम, तो इसी के माध्यम से देखें, अगर जिस तरह से आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास है, तो वो महिलाएं डायरेक्टली एक परिवार से जुड़ी होती है। देश की इकोनॉमी में तो वो ग्रोथ कर ही रही हैं। महिला वर्ग को सशक्तिकरण भी देने की इसमें, बिल्कुल मैं उसी पे आ रहा था। लखपति दीदी योजना जो है, उसमें जो स्वयं सहायता समूह है, उनके माध्यम से
उन्हें आगे आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास हो रहा है। जी जी जी। अरुण जी, आप बिजनेसमैन होने के नाते सबसे बड़ी समस्या बिजनेस के लिए आती है कि परिवहन के साधन पर्याप्त अवेलेबल नहीं रहते हैं, या फिर देश में एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचना हो तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उसको भी कहीं ना कहीं सरल करने का प्रयास किया गया है। 3 आर्थिक रेल कॉरिडोर बनाए गए हैं, 40,000 बोगियों को वंदे भारत जैसा बनाया जाएगा। इसको आप किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल, ये बहुत अच्छी घोषणा है, बहुत हमारे व्यापारियों के लिए। 3 बड़े रेलवे कॉरिडोर जो स्पेशली सीमेंट, जिंक, मिनरल्स, माइंस, इनको कवर करते हुए 3 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाए जाएंगे रेलवे के लिए। पहले कोई टाइम में 8-10 पीरियड तैयार हुई थी, लेकिन वो आज तक भी अभी तक पूर्ण रूप में कार्य में नहीं है। लेकिन ये मोदी जी का और विकसित भारत का सपना है कि उद्योग व्यापार और एक्सपोर्ट जब भी बढ़ेगा जब परिवहन के साधन होंगे। आप बजट एलोकेशन में देखिए, रेलवे को पहली बार इतना ज्यादा ब्लड 2 पॉइंट समथिंग इनको एलोकेशन किया, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को भी 2 पॉइंट कुछ इतना, तो एग्जैक्ट डाटा मेरे को, तो ऐसे में निश्चित रूप से इसे एक तरफ तो रोजगार मिल रहा है अपने को, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोजगार मिल रहा है, दूसरा तरफ विकास जी देश विकसित भारत की तरफ जा रहा है, हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में निश्चित रूप से 2030 अभी 5वीं वर्ल्ड की इकोनॉमी में ऑलरेडी हम हैं, अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर। बिल्कुल निश्चित रूप से ये अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती जा रही है। और इसके अलावा जो अभी घोषणा हुई थी मेडल लिस्ट, जो 4-5 कंट्रियों का जो चैनल बनेगा, कैनल बनेंगे, उससे देश कहाँ जाएगा, कितनी विकसित करेगी, ये निश्चित रूप से। स्वास्थ्य के प्रति भी ध्यान दिया गया है इसमें बजट में कि कोई भी जैसे माताओं को और जो बालिकाएं हैं उनको टीकाकरण करना जो उनको जरूरत होती है। ऐसे में निश्चित रूप से ये मोदी जी का जो विजन है देश को निश्चित रूप से आगे बढ़ता गया है, और जो और आगे हम भविष्य में आशा करेंगे हमारे बिहार। लेकिन मैं साथ में ये भी करना चाहूँगा, चूंकि ये सबसे विश्वसनीय चैनल है दूरदर्शन, ऐसे में मैं आपके चैनल के मार्फत हमारे व्यापारियों की कुछ मांग भी जैसे रखना चाहूँगा कि जैसे GST में एग्जेम्पशन लिमिट आज 20 लाख रुपया सर्विस सेक्टर के लिए, 40 लाख रुपया ट्रेडर्स मैन्युफैक्चरर्स के लिए, जबकि जब GST नहीं थी उस समय 1.5 करोड़ की एक्साइज लिमिट का हम फायदा उठा चुके हैं। तो मैं आपके मार्फत ये अनुरोध करना चाहूंगा केंद्र सरकार से कि GST की 20 लाख और 40 लाख की लिमिट को हटा के 1.5 करोड़ छूट जो थी उसको न करके 1 करोड़ और मिनिमम 50 लाख तो 2 स्टेज में कर ले, 50 लाख, जिससे क्या हमारे छोटे व्यापारी जो बताओ, मैं राजस्थान के परिप्रेक्ष्य के बाद, राजस्थान का विस्तार जो है तहसील गांव स्तर पे नीचे आटा चक्की लगा के रखे हैं, एक्सपेलर लगा के रखे हैं, कारपेंटर अपनी चलाता है, ऊपर अपना घर रहता है, तो 20 लाख की लिमिट या 40 लाख की लिमिट कुछ नहीं है। इतने तो हमारे CA भाई बैठे हुए हैं शैलेंद्र जी, ये लोग अपना ईयरली वो ले लेते हैं। जी, प्रधानमंत्री जी ने सुझाव भी मांगे हैं विकसित भारत 2047 के अभियान के तहत, तो आप वहां पे भी सुझाव दे सकते हैं, और आप जो राहत चाहते हैं वो आप अपनी बात वहां तक पहुंचा सकते हैं। उसको सजेशन भी दिए हैं, हमसे मांगा भी गया बराबर सेक्रेटरिएट में, और गवर्नमेंट द्वारा हमसे सजेशन सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल बजट के पहले भी और स्टेट बजट में मांगा जाता है, और उन मांगों को माना भी जाता है। तो ऐसे में निश्चित रूप से मैं ये मांग भविष्य में निश्चित रूप से बदलाव देखने बिल्कुल, क्योंकि मैं चूंकि व्यापारी हूँ, व्यापारी मौके का फायदा उठाना चुकता नहीं है, इसीलिए मैं जो सबसे बड़ा जो चैनल मीडिया हाउस है जिसके मार्फत मेरी बात व्यापारियों की बात वहां तक। जी बिल्कुल। शैलेंद्र जी, राजकोषीय घाटा, अब तक की जितनी भी सरकारें आई है इतने सालों से राजकोषीय घाटा हमेशा घाटा ही रहा है, लेकिन इस बार राजकोषीय घाटे में कुछ कमी आई है, किस तरह? जी विकास जी, मैंने आपको बताया कि इस बार गवर्नमेंट ने जो बजट प्लान किया है उसमें पिछले वर्ष की तुलना में राजकोषीय घाटे को कम करने का प्रयास किया है जी। और मैं अगर टैक्स पेयर्स के रिस्पेक्ट में बात करूं तो टैक्स पेयर्स को राहत भी दी गई है। टैक्स पेयर जो पुराने टैक्स पेयर्स की जो पुरानी डिमांड्स हैं, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बना था जी, तो 1962 से और 2010 तक की जो इनकम टैक्स पेयर्स की अगर कोई डिमांड्स बाकी हैं और वो 25,000 रुपये या उससे कम है तो उसे पूरी तरह से नलीफाई कर दिया है। ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है। और उसके बाद 2011 से 2015 तक की जो डिमांड्स हैं उनमें अगर 10,000 या उससे कम की डिमांड है उसे विभाग द्वारा, सरकार द्वारा पूर्णतः नलीफाई कर दिया गया है। उनके जो भी पेंडिंग केसेस हैं वो सभी समाप्त हो जाएंगे और एक जो भी प्रक्रिया बताई जाएगी उस प्रक्रिया के माध्यम से, तो ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है और इससे करीब 1 करोड़ टैक्स पेयर्स को राहत प्रदान होगी, राहत भी मिलेगी और टैक्स देने वालों की संख्या में भी इजाफा होगा। इससे एक विश्वास डेवलप हुआ है गवर्नमेंट के प्रति
तो कि गवर्नमेंट भी अननेसेसरी कोई लिटिगेशंस को बढ़ाना नहीं चाहती है, ये एक विश्वास पैदा करता है आम टैक्स जनता में में। अपन रुपए दे रहे हैं वो दिखाई भी दे रहा है प्रगति बिल्कुल। के माध्यम जी, से कि हमारा रुपया सही तरह से सही चीजों पर खर्च हो रहा है। जी रोहित जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल अपनी प्रतिक्रिया में ये भी कहा कि 4 जो स्तंभ है उनके ऊपर ध्यान दिया गया है। जी जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। जैसा फिर वही बात, चाहे गरीब हो, जी महिला बिल्कुल, हो, युवा हो, बिल्कुल बिल्कुल, देश के हर क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल, बजट का। हाँ बिल्कुल। उसमें सबसे पहले महिलाओं के बारे में बताना चाहूँगा कि महिलाओं को कितना इस बजट में केंद्र सरकार ने दिया है। अगर महिलाओं को आप एंगल से देखेंगे तो लखपति दीदी योजना जो आपने भी अपनी इस पर चर्चा हुई है, उसके स्वास्थ्य की, महिला के स्वास्थ्य को लेके भी जो है वो काफ़ी इसमें बजट में प्रावधान किए गए हैं। जैसे कि ज़्यादातर महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर जो है वो एक आम बीमारी बनता जा रहा था, तो मोदी जी ने एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम में जो छोटी बच्चियां हैं 9 से 14 साल की, तो उनको इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम में शामिल करके और महिलाओं को इस बीमारी से सुरक्षित करने का प्रयास किया है। और संभवतः मुझे लगता है कि ये जब वैक्सीनेशन शुरू होगा तो सर्वाइकल इससे कैंसर से काफ़ी राहत मिलेगी। इसी तरह से जो आशाएं हैं, सहयोगिनियां हैं, वो हमारी स्वास्थ्य की जो है एक निचली कड़ी होती है। ये दूसरों को तो जागरूक कर रही थी, लेकिन उनके खुद के लिए कोई इंतजाम नहीं था। बिल्कुल, जो तो इस वजह से उनके लिए भी मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना जो है उसके जरिए उनको जुड़ने का मौका दिया है, ताकि वो अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रख सकें। और क्योंकि अगर एक चिकित्सा कर्मी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा तो निश्चित रूप से वो आगे भी इसको अच्छे से डिलीवर कर पाएगा। जी जी जी। और युवाओं की अगर बात करी जाए, अरुण जी मैं आपके पास में आना चाहूंगा, युवाओं की बात करी जाए तो युवाओं में सबसे बड़ी देश की क्या पूरे विश्व की समस्या है कि युवा जो हैं वो उनकी जो स्किल्स है वो कहीं ना कहीं उनका साथ नहीं दे रही, उनका स्किल्स डेवलपमेंट नहीं किया गया है। तो कल के अंतरिम बजट में काफी कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं, स्किल्स डेवलपमेंट मिशन भी चलाया जाएगा। जी बिल्कुल, जैसा अभी मैं कर रहा था, 1.4 करोड़ युवाओं को स्किल्ड ट्रेनिंग देके उनको ऐसा सक्षम बनाया जाएगा जो कि देश की आर्थिक प्रगति में, देश के विकास में अपना योगदान दे। और महिला की भी जैसे बात कर रहे थे तो 0.43 करोड़ रुपया मुद्रा में, पीएम मुद्रा योजना में ऑलरेडी महिलाएं लोन ले चुकी है और महिलाओं विकसित हो रही है, महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही है। आत्मनिर्भर की बात हुई, आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम अग्रसर है। हमारा जब एक्सपोर्ट, ये जो इतने बजट एलोकेशन, उन्होंने इतना बड़ा बजट एलोकेशन मेरे ख्याल से भारत की आज़ादी के बाद कभी नहीं हुआ। और ऐसे में निश्चित रूप से ये एक्सपोर्ट मतलब हम खुद मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, यहाँ अपना प्रोडक्ट खुद बनाएंगे, सुई से लेकर एरोप्लेन तक। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में सबसे मेक इन इंडिया और मेक इन, उसमें जब हम बढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा, हमारे युवा स्किल्ड होंगे और हमारे एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा और हर तरफ से देश खुशहाल होगा। 3000 आईटीआई, नए आईटीआई कॉलेज खोलने की बात करी गई है कल के बजट में। जी बिल्कुल, आईटीआई कॉलेज ही नहीं, मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे और छोटे वाले आईटीआई जो कॉलेज है जिसको मतलब इस तरह के हर गांव तहसील स्तर तक के विकास का ये एक तरह का रोड मैप है। जी पूरे, खाली ये नहीं कि खाली कैपिटल या स्टेट कैपिटल को या नेशनल कैपिटल को डेवलप कर दिया जाए, यहाँ पूरे गांव तहसील स्तर तक के डेवलपमेंट करने का ये लॉन्ग टर्म विजन है, जिससे 2030 और 2047 तक भारत विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा और ऋण मुक्त भारत होगा। जी, दूर तक देखना है तो छोटे छोटे कदम बढ़ाने जरूरी है। शैलेंद्र जी, इंपोर्ट ज्यादा है देश का, एक्सपोर्ट कम है, उसको लेकर क्या कुछ किया जाना चाहिए? हालांकि सरकार प्रयास कर रही है कि उसके लिए सरकार ने कहीं ना कहीं ये भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से राजकोषीय घाटे को भी बढ़ाने वाला, तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का एक सरकार का इसमें भी काफ़ी बजट उसमें एलोकेट किया है। मैं आपको बताऊं, 4045 करोड़ रुपए प्रोडक्शन लिंक स्कीम में लास्ट ईयर का जो बजट था वो 6200 करोड़ रुपए इस बार प्रोडक्शन लिंक स्कीम में कर दिया है। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम में ये प्रोडक्शन जो भी मैन्युफैक्चरिंग हाउसेज हैं उनको इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन पे एक इंसेंटिव दिया जाता है। तो जितने भी बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं या जो बाहर की कंपनीज को अगर हम देखते हैं तो आज एप्पल का मोबाइल भी इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है, वीवो का मोबाइल भी जो विदेशी कंपनी है उसका मोबाइल भी यहाँ मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो भारत सरकार द्वारा कुछ ऐसे क्लॉजेज लगाए गए हैं जिससे कि यहाँ इंपोर्ट को
इंपोर्ट को कम किया जाए और हम आत्मनिर्भर बने, हमारी यहाँ की युवा शक्ति FDI है वो भी ज्यादा आए। तो उसको प्रोत्साहन करने के लिए उन्होंने जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम पे भी विशेष फोकस किया है। साथ ही साथ जैसा कि अभी अरुण जी बता रहे थे कि हमारे करीब एक 1.4 करोड़ युवाओं को ट्रेन किया जा चुका है और उस बजट को भी 4000 करोड़ से लेके 6050 करोड़ के बजट को जो कि स्किल डेवलपमेंट में काम में लिया जाएगा। तो ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है कि हमारे देश का युवा एक स्किल अपनाने के बाद वो एक एंटरप्रेन्योर बन सकता है, क्योंकि जब तक खुद को भी रोजगार मिलेगा और लाखों लोगों को रोजगार, खुद भी रोजगार एज एन उद्यमी काम अगर वो करता है तो वो कई 100 लोगों को रोजगार भी प्रदान करेगा। तो ये जो स्किल डेवलपमेंट की जो शुरुआत मोदी सरकार ने की है, ये एक अद्भुत शुरुआत है, क्योंकि हम हमेशा नौकरियों के लिए या उनके लिए भागते रहे। उसकी जगह अगर हम में स्किल, हर एक व्यक्ति अपने आप में एक स्किल पैदा कर ले और वो स्वयं रोजगार के लिए प्रेरित हो, तो वो खुद ही नहीं कई सैकड़ों लोगों को रोजगार दे सकता है। तो ये डेफिनेटली ये 2047 के विकसित और उन्नत भारत की तरफ बहुत बड़ी और बहुत सुंदर पहल। 2047 के विकसित और उन्नत भारत की तस्वीर है। रोहित जी, जैसा कि कल वित्त मंत्री जी ने कहा था कि जो बजट है वो सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास का परिणाम है। बिल्कुल सही है, उसी को लेके अपनी शुरुआती चर्चा शुरू हुई थी कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। उसमें ही उसी के चलते जो है इन्होंने गरीब, युवा, महिला, किसान और यहाँ तक कि अच्छे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम सरकार ने, आपने देखा होगा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी बजट काफ़ी रखा है केंद्र सरकार ने इस बार। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर विकसित होगा तो रोजगार के साधन स्वतः ही बढ़ेंगे। तो सबको साथ लेके चलने के लिए, जैसा आपने बताया, सबको साथ से तात्पर्य सबका योगदान जो है, जिस तरह से महिलाओं को जैसे आपने बताया लखपति दीदी, सबका साथ से अगर अपन जोड़े, विकास भी करना, समावेशी विकास भी करना, बिल्कुल, और वो देश का विकास भी करेंगी, क्योंकि स्वयं सहायता समूह के जरिए अगर वो खुद का रोजगार डेवलप करेंगी तो इनडायरेक्टली उसका फायदा देश को मिलेगा। इसी तरह से युवाओं को लेके है, युवाओं को भी जिस तरह IITs वगैरह आप बता, ITI और मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, तो खुद का भी सक्षम हो पाएंगे, आत्मनिर्भर हो पाएंगे, और आत्मनिर्भर भारत की और विकसित भारत की एक सुखद तस्वीर हमें नजर आएगी। आप सभी आज इस प्रोग्राम में पधारे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे सरलता के साथ में आपने बातें रखी। कुल मिलाकर देश में एक नए उम्मीदों की सूरज का उदय होने वाला है और उस सूरज की किरणें पूरे विश्व में फैल रही है। आज के इस प्रोग्राम में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए DD राजस्थान। नमस्कार।